Hello everyone. So today we are going to start our new topic, positive and normative economics. It's a very important topic. Positive and normative economics. तो इसको समझने से पहले एक चीज़ और रिमाइंड कर लें हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी इकोनॉमी की वो क्या थी? एक तो ये था द एलोकेशन ऑफ scarce resources scarce resources का एलोकेशन कैसे करें। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम वाज, और सेकेंड क्वेश्चन वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल goods and services। सो बेसिकली टू प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इकोनॉमिक्स में। जो सेंट्रल प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, एक था कि स्कार्स रिसोर्सेज जो हैं उसका एलोकेशन कैसे करें, एंड द सेकेंड वन इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमने प्रोडक्शन किया, इन स्कार्स रिसोर्सेज का यूज करके जो हमने प्रोडक्शन किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। स्कार्स रिसोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है। जितनी हमारी इच्छा होती है, जितनी हमारी डिज़ायर होती है, उससे कहीं कम हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। तो उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके हमें प्रोडक्शन करना है, वेदर इट इज़ गुड्स और वेदर इट इज़ सर्विस। तो चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स हो, उनका हमें इसका ये जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका यूज करके हमें प्रोडक्शन करना है। अब प्रोडक्शन के बाद जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो ये डिसाइड करना। तो ये दो प्रॉब्लम है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील किया जाए। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे आपके पास 10 बीघा ज़मीन है। अब 10 बीघे ज़मीन में मान लीजिए कि आप पूरे में क्या है, कॉटन की खेती कर रहे हैं। हो सकता है पूरे में वीट की खेती करें आप, हो सकता है पूरे में आप पैडी यानी धान की खेती करें। तो इस तरह से आप अलग अलग, हो सकता है गन्ने का पूरा खेती करें, शुगर केन। तो इस तरह से आप उस पर्टिकुलर लैंड को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। हो सकता है कि 5 बीघे पे आप फार्मिंग करें, 5 बीघे पे आप कोई शॉप वगैरह कुछ खोल दें। हो सकता है कि 5 बीघे पे आप वीट का प्रोडक्शन करें, 2 बीघे पे शॉप या फिर कुछ अदर प्रोडक्शन। हो सकता है कि कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा दें अगले 2 बीघे पे, बाकी 3 बीघे पे आप जो है शुगर केन का प्रोडक्शन कर दें। तो आपके पास जो भी लैंड है, 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघे, उसको आप किस तरह से यूज कर रहे हो। क्योंकि लैंड क्या है, रिसोर्स है। आपके पास वो रिसोर्स है, वही जो रिसोर्स है उसका आप कैसे यूज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज को आप किस तरह से एलोकेट करेंगे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हमारे पास 10 बीघे ज़मीन है तो हम उस पर कॉटन का प्रोडक्शन करें, वीट का प्रोडक्शन करें, पैडी का प्रोडक्शन करें, या फैक्ट्री लगा दें, या फिर बहुत बड़ा मॉल वहाँ पे खड़ा कर दें, स्कूल बना दें। तो क्या करें, ये हम अपने इस रिसोर्स को किस चीज़ में एलोकेट करें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा था कि हम उससे जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको किन लोगों तक पहुँचाएं। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब हमारे पास अगर पैसे ज़्यादा, हो सकता है हम स्कूल खोल दें, हो सकता है हम बहुत बड़ी फैक्ट्री सेटअप कर दें। कम पैसे हैं
तो कुछ और हम अल्टरनेटिव चीज़ें सोचेंगे। इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, उसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो या फिर जैसे आपके पास पैसे हैं मान लीजिए, तो पैसे आप क्या ज़मीन खरीदने में खर्च कर रहे हैं, कोई दुकान खरीदने में खर्च कर रहे हैं, कोई घर खरीदने में, कोई गाड़ी खरीदने में, तो कहाँ पे आप अपने उस रिसोर्स को, जो आपके पास मनी है, कैपिटल है, उसको कहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसको जो आप अपने मनी को एलोकेट करेंगे किसी चीज़ में, इन्वेस्ट करेंगे, तो वही एक प्रॉब्लम है कि कैसे करना है, कहाँ करना है। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अब कौन सा आपके लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे सलूशंस भी हैं, तो उन सलूशंस पे हम काम करेंगे। तो ये जो एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके बहुत सारे सलूशंस हैं। उन्हीं सलूशंस में कौन सा सलूशंस आपके लिए बेस्ट है, ये आपको तय करना होगा। अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। तो उसी सलूशंस में बहुत सारे जो सलूशन, जो मैकेनिज़्म है, जो आप अलग अलग मैकेनिज़्म ढूंढेंगे कि हम इस तरह से रिसोर्स में, इस तरह से अपने रिसोर्स का एलोकेशन करेंगे, कुछ पैडी में, कुछ सॉप के लिए, कुछ जो है वीट प्रोडक्शन के लिए, कुछ कॉटन के लिए। तो किस तरह से आप अपने लैंड का या फिर कैपिटल का यूजेज करते हो, वो जो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ या वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्शंस की, उन्हीं को आप बोलते हो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप करते क्या हो? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शंस, कैसे अलग अलग मैकेनिज़म्स का हम यूज करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। यानी हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ कि अगर हम कॉटन वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉटन वीट और शुगर केन का प्रोडक्शन करेंगे उसी पीस ऑफ लैंड पे तो क्या प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग मैकेनिज़्म का यूज करके, अलग अलग चीज़ों में रिसोर्स को यूज करके एक पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन होगा, ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन क्या होगा। तो ये हमें क्या बताता है कि कोई भी डिफरेंट मैकेनिज़्म कैसे फंक्शन करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें हम कोई भी जो मैकेनिज़्म है उसका जो आउटपुट है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए वो डिज़ायरेबल है या नहीं, वी नीड इट और नॉट, हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं, या हमारी इकोनॉमी के लिए उसी की ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में चीज़ों को देखते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझे तो देखिए, एक चार्ट बना ले रहे हैं। पॉसिबिलिटीज कॉर्न कॉटन, चलिए मान लीजिए दो ही है। ये ए पॉसिबिलिटी, बी पॉसिबिलिटी, सी, डी, ई। अब देखिए, ए पॉसिबिलिटीज़ में कॉटन का मान लीजिए कॉर्न का प्रोडक्शन 0 हो रहा है, कॉटन का 10। बी पॉसिबिलिटी में कॉर्न का प्रोडक्शन 1, कॉटन का 9। सी पॉसिबिलिटी में कॉर्न का प्रोडक्शन 2 और कॉटन का 7। एंड डी पॉसिबिलिटी में कॉर्न का प्रोडक्शन 3 यूनिट और कॉटन का 4। और ई पॉसिबिलिटी में कॉर्न का प्रोडक्शन 4 यूनिट और इसका 0, कॉटन का। अब ये हमने एक पॉसिबिलिटी लिया, किस चीज़ का, कॉर्न और कॉटन। अब हमारे पास जो भी पीस ऑफ लैंड है
उसको हम एलोकेट करते हैं। अब जीरो कॉर्न का मतलब हमने कॉर्न का प्रोडक्शन किया ही नहीं, कॉर्न के लिए कुछ भी एलोकेट नहीं किया। पूरा अगर हम कॉटन प्रोडक्शन करें उस लैंड, पीस ऑफ लैंड पे, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो 10 यूनिट का होगा, ठीक। और पूरा अगर हम उसमें से कुछ अगर हम कॉर्न को दे दें तो हमारा कॉर्न का प्रोडक्शन 1 यूनिट और कॉटन का 9 यूनिट होगा। इसी तरह से फिर सी पॉसिबिलिटी में ये है कि अगर हम थोड़ा सा और एलोकेट कर दें कॉर्न पे तो 2 यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा कॉर्न का और कॉटन का 7 यूनिट। और फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो कॉर्न का प्रोडक्शन जो फोर्थ पॉसिबिलिटीज़ में अगर हम थोड़ा और एलोकेट कर दें कॉर्न को लैंड तो 3 यूनिट कॉर्न का प्रोडक्शन होगा, 4 यूनिट कॉटन का। और जब हम पूरा लैंड कॉटन में लगा देते हैं, सॉरी कॉर्न प्रोडक्शन में, तो कॉर्न प्रोडक्शन टोटल 4 यूनिट होता है और कॉटन को तो हमने प्रोड्यूस किया नहीं। तो इस तरह से ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसको हम इसके पॉजिटिव जो है इकोनॉमिक्स उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है? इसमें हम पढ़ते हैं, वी स्टडी हाउ द डिफरेंट mechanisms how the different mechanisms function, कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म्स फंक्शन करते हैं। अब इसमें हम देखिए ये जो डिफरेंट मैकेनिज्म है, यानी ए पॉसिबिलिटी लेते हैं। ए पॉसिबिलिटी में क्या किया हमने, ए पॉसिबिलिटी में पूरा लैंड हमने डेडिकेट कर दिया कॉटन को, तो ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा 10 यूनिट का है। बी पॉसिबिलिटी में हमने क्या किया कि कुछ कॉर्न प्रोडक्शन में कुछ लैंड को हमने एलोकेट कर दिया। हमारा जो भी रिसोर्स है हम उसको एलोकेट कर रहे हैं, हमारे पास लैंड है, हम लैंड को एलोकेट कर रहे हैं कॉटन के बीच में। तो अब यहाँ पे हमने कुछ पार्ट जो है कॉर्न के प्रोडक्शन में लगा दिया, तो 1 यूनिट का कॉर्न प्रोडक्शन हुआ, 9 यूनिट कॉटन। देन सी पॉसिबिलिटी में हमने फिर से थोड़ा सा लैंड और बढ़ा दिया कॉर्न प्रोडक्शन के लिए, और कॉटन प्रोडक्शन हमारा कम हो गया 7 और कॉर्न प्रोडक्शन हमारा 1 यूनिट बढ़ गया। फिर डी पॉसिबिलिटी में हमने क्या किया, और थोड़ा सा कॉर्न प्रोडक्शन में हमने लैंड को और एलोकेट कर दिया और कॉटन में कम हो गया यहाँ से, तो कॉटन हमारा 4 यूनिट हो गया। और जब हमने पूरा कॉर्न में ही अपने लैंड को एलोकेट कर दिया तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन हो गया 4। आप देखिए जब हमने कॉटन में प्रोडक्शन किया तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया था कितना, 10, जो सबसे ज़्यादा है। इवन बी पॉसिबिलिटी भी हमारे लिए सही है, जिसमें हम कुछ परसेंट कॉर्न का प्रोडक्शन करेंगे और 1 यूनिट हमने कॉर्न का प्रोडक्शन किया और 9 यूनिट हमने कॉटन का प्रोडक्शन किया। तो ओवरऑल हमारा जो इसमें प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं है। तीसरे को भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 यूनिट ही कमी है, जिसमें आपको 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है कॉर्न। लेकिन ये और ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब यहाँ पे ये जो हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी, ये जो पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस किया, तो यही हम बोल रहे हैं वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ फंक्शन करती है। यानी ए पॉसिबिलिटी में हमें ये इतना रिजल्ट मिला, बी पॉसिबिलिटी में हमको ये आउटपुट मिल रहा है, सी पॉसिबिलिटी में हमको ये आउटपुट मिल रहा है, डी पॉसिबिलिटी में हमको ये आउटपुट मिल रहा है और ई पॉसिबिलिटी में हमको लास्ट वाला। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ है और ये हमारा आउटपुट है। तो हम इसमें जो ये स्टडी किए हैं ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव में क्या होगा कि हम इसमें से कौन से ऑप्शंस को चूज करें, मीन्स व्हाट इज़ डिज़ायरेबल फॉर द इकॉनमी
या फिर व्हाट इज़ डिज़ायरेबल एज ए इंडिविजुअल फॉर यू, आपके लिए क्या डिज़ायरेबल है। तो इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो ये जो पूरा डेटा हमने तैयार किया ये था हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म वर्क्स, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और उसका आउटपुट क्या होगा। अब इससे हमें पूरा ग्राफ पता चल रहा है कि हम अगर ये दो चीज़ें पे, इन दो पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चले कि कॉर्न और कॉटन ही हमें उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे प्रोड्यूस करना है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी हमारे लिए बेस्ट है। तो देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड whether these mechanisms are desirable or not. अब यहाँ पे ये जो वर्ड मैकेनिज्म हो रहा है ना यूज बार बार, इसका मतलब है पॉसिबिलिटीज़, ऐसे समझिए। अब यहाँ पे जो हमने तरीका लिया है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ये हमारे लिए डिज़ायरेबल है या नहीं। अब जैसे मार्केट में अगर कॉटन का प्रोडक्शन, कॉटन की डिमांड अगर ज़्यादा है, अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ डिज़ायरेबल फॉर आवर इकोनॉमी और फॉर आवर सेल्फ, कौन सी चीज़ें डिज़ायरेबल हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर मार्केट में कॉटन का डिमांड ज़्यादा है तो सिंपल सा मतलब ये है कि हम पूरा का पूरा जो है अपना लैंड डेडिकेट कर दे कॉटन प्रोडक्शन में, तब हमें पूरा 10 यूनिट हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि कॉर्न की भी थोड़ी डिमांड है और क्यों ना हम दोनों चीज़ें करें, तो आप ये कर सकते हैं कि कॉर्न और कॉटन यानी ये बी पॉसिबिलिटी को ले सकते हैं, जिसमें आप दोनों चीज़ों को, 1 यूनिट कॉर्न का प्रोडक्शन किए और 9 यूनिट कॉटन का। अब अगर मान लीजिए कि कॉटन की जगह कॉर्न का प्रोडक्शन, मतलब कॉर्न की डिमांड ज़्यादा है, कॉटन की उतनी डिमांड है नहीं, तो अगर आप पूरा कॉर्न प्रोडक्शन करेंगे तो 4 यूनिट ही करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, वैसे तो आपका प्रोडक्शन, कॉर्न का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन जो है आपके इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का वो है 10 यूनिट। कुछ भी प्रोडक्शन करिए 10 यूनिट होना चाहिए, ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन कॉर्न के प्रोडक्शन में आपका 4 ही यूनिट हो रहा है। तो अगर केवल आप पूरा लैंड जो है डेडिकेट कर देंगे कॉर्न प्रोडक्शन में तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अब आपके पास जो है कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आप कॉर्न को ज़्यादा रखना चाहें तब उस कंडीशन में आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जिसमें आपको 3 यूनिट्स का नुकसान होगा, और सबसे बेस्ट होगा आपका ये इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपको 7 यूनिट्स कॉटन मिल जाएंगे और 2 यूनिट्स आपको कॉर्न मिल जाएगा। ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपका ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज्म्स आर डिज़ायरेबल और नॉट, ये मैकेनिज्म्स हमारे लिए डिज़ायरेबल है या नहीं। तो ये हम किस में देखते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यही था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये अक्सर यूज होता है। कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपको मिलेगा बुक में इकोनॉमिक कॉस्ट, तो इसको समझ लेते हैं, आई थिंक इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या है? पहले डिफिनीशन लिख देते हैं. देयर इज always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that has to be foregone. और इसी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड्स. लेट अस सी. There is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that has to be forgone. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप कोई एक चीज़ और एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं तो उसके बदले में आपको दूसरी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में आपके पास ऑप्शन है कि 5 रुपये वाला बिस्किट, 2 बिस्किट आप ले लीजिए, या फिर 5 रुपये का बिस्किट ले लीजिए और 5 रुपये का आप चॉकलेट ले लीजिए. अब अगर आप चॉकलेट एक और लेना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि 5 रुपये की एक चॉकलेट हम लिए, एक और चॉकलेट ले लें, तब आपको बिस्किट को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा. यानी जैसे ही आप एडिशनल एक और की डिमांड करते हैं, उसके बदले में आपको दूसरी एक कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी. तो अगर आप चॉकलेट एक और चाहेंगे तो आपको बिस्किट छोड़ना पड़ेगा. अगर आप बिस्किट एक पैकेट और चाहेंगे 5 वाला, तो आपको ये 5 रुपये का चॉकलेट गिव अप करना पड़ेगा. तो यानी यहाँ पे यही बोला है ना, द अमाउंट ऑफ द अदर गुड दैट हैव टू बी फॉरगॉन. यानी एक के बदले में आपको अगर एक कोई चीज़ और एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके बदले में आपको दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा. और वही एडिशनल यूनिट, ये जो एडिशनल यूनिट है आपका, यानी एक चॉकलेट के बदले, एक चॉकलेट के अलावा और आप एक दूसरा चॉकलेट लेंगे, तो ये जो बिस्किट है, ये एडिशनल यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा? गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. तो इस तरह से इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जब आप किसी एक चीज़ को और एक्स्ट्रा चाहिए आपको, और उसके बदले में आपको दूसरी चीज़ें गिव अप करनी पड़े, तो उस कंडीशन को, उसी चीज़ को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो एडिशनल यूनिट आप लेना चाह रहे हैं, उसके बदले में आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट देना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है. यानी यहाँ पे इस चॉकलेट के बदले में आपको एक पर्टिकुलर बिस्किट की कॉस्ट देनी पड़ रही, तभी आपको एक एडिशनल चॉकलेट मिल रहा है. ऐसे यहाँ पे एक एडिशनल बिस्किट लेने के लिए आपको एक एडिशनल चॉकलेट को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब आपको दूसरा एडिशनल बिस्किट मिलेगा. इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहाँ से भी आप देख लो, जैसे पॉसिबिलिटी ए में अगर आप कॉर्न नहीं ले रहे हैं तो पूरा पूरा आपको कॉटन मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉर्न को आपको पूरी तरह से गिव अप करना पड़ा. अब जैसे यहाँ पे आप कुछ पीस ऑफ लैंड कॉर्न पे प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं, तो एक यूनिट आपका कॉर्न का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको 1 यूनिट यहाँ पे कॉटन का नुकसान भी हो रहा है. तो ये 1 यूनिट आपको कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये 1 यूनिट यहाँ पे क्या करना पड़ा?
कॉटन 1 यूनिट कॉटन को आपको गिव अप करना पड़ा। फिर यहाँ पे आपको 3 यूनिट कॉटन को गिव अप करना पड़ा अगले 1 यूनिट कॉर्न को प्रोड्यूस पाने के लिए। तो यहाँ पे 1 एडिशनल कॉर्न का प्रोडक्शन हुआ है, 1 यूनिट एडिशनल, इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे 1 है, यानी 1 एडिशनल कॉर्न के लिए 1 यूनिट आपने कॉटन का प्रोडक्शन गिव अप किया। यहाँ पे आप 1 यूनिट कॉर्न प्रोडक्शंस को पाने के लिए लगभग 2 यूनिट गिव अप किया, डबल हो गया। और यहाँ पे 1 यूनिट कॉर्न का प्रोडक्शन आपको पाने के लिए कितना यूनिट आपने गिव अप किया? 3 यूनिट्स। तो आप देखो धीरे धीरे जो है आपका जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो बढ़ रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप कोई एडिशनल चीज़ लेने के लिए, जैसे आपके पास रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, तो या तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लो। जैसे ही आप कुछ एडिशनल लेना चाहोगे तो आपको उसके बदले में दूसरी चीज़ों को गिव अप करना पड़ेगा। तो वही मैंने बिस्किट वाले एग्जांपल में दिखाया और वही यहाँ पे है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको एक सिंपल सा होमवर्क दे रहे हैं। जो होमवर्क है, जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की वही है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको